हाँ चलो अपन चैप्टर खत्म करना है अपन को। तो क्रैमर रूल पर आ जाते हैं आज। देखो क्रैमर रूल, ठीक। तो ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसकी अंतिम सांसें पूरी कर देते हैं आज। ओके, क्रैमर रूल लिखो। चले भैया क्रैमर रूल स्टार्ट करें। क्रैमर रूल शुरू किया जाए। चलो अरे स्टार्ट करूं, ठीक है। अगर ये चैप्टर पूरा हो गया तो आज ही मैट्रिक्स चालू कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ऐसा हो गया तो ऐसा मैं सोचता हूं, पर ऐसा होता नहीं है हर बार, ठीक है। क्रैमर रूल पर आ जाइए, ठीक है। पहले देखो सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, नोट नहीं करना। एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक क्या होता है? इनफाइनाइट। और एक होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइट होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है। मैं आपको लाइन से समझाता हूं, ठीक है। जस्ट आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या प्लस c1 कर लो, चलो ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया? अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइंस क्या करेंगी? कट करेंगी। क्या करेंगी? कट करेंगी। कितनी जगह कट करेंगी? एक जगह पे। तो इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? दोनों जाके एक जगह कट करेंगे, तो इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये दोनों लाइंस कॉन्स्टिट्यूएंट लाइंस हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? एक के ऊपर एक। कितने सॉल्यूशन आएंगे भाई? एक फिंगर के ऊपर एज इट इज दूसरी फिंगर आ जाए तो कौन से, जैसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा केस है ये? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? कौन बताएगा? नो सॉल्यूशन के केस में अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल हो पर c1 बाय c2 के इक्वल ना हो, ये लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल। कैसे हो गई? पैरेलल लाइंस का क्या आता है? नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? अब इधर देख लो जरा, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो दोबारा मैं टाइम पे आ गया क्या आज? टाइम पर आ गया मैं? हाँ, 1 मिनट पहले आ गया? नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? मैं तो लेट ही आया हूँ, 2 मिनट लेट आया। अच्छा 2 मिनट लेट आया मैं, तो 10 मिनट का ब्रेक नहीं मिला क्या तुम्हें आज? अच्छा आज ब्रेक नहीं मिला तुम्हें, अच्छा ये दिक्कत हो गई। अच्छा ओह, मैं वही सोच रहा था। हाँ क्या है? एक तो हिंदी बोलो यार, अभी सुनने का मूड नहीं है। सुनो, हाँ भाई सुनो। हाँ भाई इधर देखो जरा। ओए कृष्णा, इधर तुम इधर बैठो, लड़की वाली बेंच बैठ लो, फर्स्ट रो में। बात की ना अगली बार नहीं बैठा दूंगा तुझे, ध्यान रखना। और बीच में और बैठाऊंगा इनके। हाँ स्टाइल देखो, खुश रहो। अब मैं स्टार्ट कर दूं। इस चैप्टर की लास्ट लाइन आज ही लिखी जानी, ध्यान रखना। नहीं होगी तो फिर मैं लास्ट लाइन आज ही मानूंगा। देखो टाइम बच गया ना, तो मैं तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। टाइम नहीं बचाता, चैप्टर आज ही खत्म होना है, तुम्हें बताइए। इसलिए तुम चाहते हो कि टाइम बचे तो चुपचाप देख लो उधर, ठीक है। चलो हाँ भैया वापस देखो। हाँ भाई, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो यूनिक, एक इनफाइनाइट, एक नो सॉल्यूशन। अगर मैं 2D की बात करूं, लाइंस के केस में बात करूं, तो सबको पहले से पता है कि अगर इन दोनों का रेशियो के इक्वल नहीं होगा तो दो लाइंस एक जगह पे कट करती हैं। कितनी जगह कट करेंगी? एक। तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक, ठीक है। और अगर दोनों लाइन कॉइंसाइड हो जाए ऐसे एक के ऊपर एक, तो उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। और दो लाइंस अगर पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन, जो हम जानते हैं। तो पहली बात तो हम जब क्रैमर रूल की बात करते हैं ना, तो क्रैमर रूल से हमें 3 ही तरह की पोजीशन मिल सकती है। या तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये, ठीक है। अब बात आती है सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट।
एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व करी, सॉल्व करने के बाद चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है ना। इफ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंस, ठीक है। एंड इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन, इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। तो पहली बात तो दो चीजें समझ लो, तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं वो मैंने समझा दिया। सिस्टम दो तरह के होंगे, एक कंसिस्टेंट होगा और एक इनकंसिस्टेंट होगा। अगर आपके पास सॉल्यूशन आया, चाहे वो एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो कैसे सिस्टम कहलाया जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये समझ में आ गया सबको, यहां तक छापो। टाइम नोट करने का समय 2 मिनट, ठीक है। अब समझ में, सिस्टम दो तरह के होते हैं। अब बात आती है इक्वेशंस कितने तरह के होंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन होती है नॉन होमोजीनियस और एक होती है होमोजीनियस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस दोनों तरह की इक्वेशंस होती हैं, पढ़ लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो 2D के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है ना। तो 3D वाली जो इक्वेशंस होती है, जो प्लेन की इक्वेशंस होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, राइट। इसे लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, ठीक है। और उसको लिखते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, राइट। दीज आर द 3 लीनियर इक्वेशंस जिसे हम प्लेन की इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन की इक्वेशन ही तो है ये। कितनी किसकी इक्वेशंस है, प्लेन की। अच्छा, तीनों इक्वेशन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, कैसे पता चला, बताता हूँ। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, और कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री 1 1 1 और 0। तो ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस। क्या है ये, नॉन होमोजीनियस। इधर आ जाइए। अगर मैं होमोजीनियस की बात करता हूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, और तीसरा आता है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले तो हमें फर्क समझ में आना चाहिए कि दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक नॉन होमोजीनियस होती है, एक होमोजीनियस होती है। तो इस तरह की इक्वेशंस होंगी वो नॉन होमोजीनियस होंगी, और इस तरह की इक्वेशंस क्या होंगी, होमोजीनियस। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस इनको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, क्या निकालना है, उसी के लिए हम क्रैमर रूल यूज करते हैं। तो क्रैमर रूल का बेसिकली यूज क्या है, टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर रूल यूज करते हैं। तो तीन चीजें सीखी है अब तक। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, 3, सिस्टम 2, और नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस, राइट। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले अपन समझते हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती है, ठीक है। कितने लोगों को पता है ये तीनों प्लेन्स की इक्वेशन है, पता है। एक कॉपी दे दो मुझे, स्पाइरल वाली नहीं होनी चाहिए, नॉन स्पाइरल वाली देना, ये दे दो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना अच्छे से। देखो अच्छे से देखना आप लोग। ये एक प्लेन दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ठीक है। और ये एक प्लेन दिख रहा है। कितने प्लेन है ये, कितने प्लेन है, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। एक कॉपी और दे दो, नॉन स्पाइरल देना, ठीक है। ये दो, ठीक है। ये तीसरा प्लेन है, राइट, ऐसे जाएगा, चला गया, चला गया ऐसे प्लेन। कितनी जगह कट कर रहे हैं तीनों, अरे कितनी जगह कट कर रहे हैं, एक ही जगह कट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट एक ही जगह पर होगा। समझ में आ गया, क्लियर। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कौन कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये लीजिए, चला गया एक। कितने सॉल्यूशन आए, एक। अच्छा, दूसरा केस हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। कौन सा केस हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना भैया। ये प्लेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है सबको। ये एक प्लेन है और ये पूरा प्लेन है, एक बीच वाला और एक पीछे वाला प्लेन। कितने प्लेन है टोटल, अरे ढंग से देखो, कितने प्लेन है। ये एक प्लेन, एक प्लेन नंबर 2 ऊपर वाला, और प्लेन नंबर 3 ये तीनों। बताओ तीनों कहाँ मिल रहे हैं, ये रहे, दिख रही है। कितने सॉल्यूशन है तीनों के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इट्स ए केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो केस हो गए, एक तो 1 सॉल्यूशन वाला, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो तीसरा केस, ठीक है। नो सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखना अच्छे से, ध्यान से देखना। ये दो प्लेन दिख रहे हैं वापस। कितने लोगों को दिख रहे हैं, 2 प्लेन। अरे एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा। कितने प्लेन है यहाँ पर, कितने प्लेन है, 2। एक प्लेन ऐसे बना लो, बना दिया। अच्छे से देखो, 3 प्लेन दिख रहे हैं आप। अरे एक प्लेन ये रहा आगे वाला, 3 प्लेन दिख रहे हैं। बताओ तीनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, क्या तीनों कहीं जाके एक साथ मिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। क्या तीनों में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है। इट्स द केस ऑफ
नो सॉल्यूशन, इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों पॉसिबिलिटी से अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। किसकी कॉपी है? ठीक है, लो, समझ में आ गया? तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा ना प्लेन का, तो हमारे पास तीन बातें हो सकती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, राइट? ठीक है, अब करेंगे कैसे सॉल्व वो समझते हैं, राइट? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट। तो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट विच इज फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज नोन एज डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट, दैट इज नोन एज डेल्टा। सही है? अब बात करते हैं डेल्टा एक्स की। किसकी? डेल्टा एक्स। एक्स वालों को हटा के कांस्टेंट लिख दो। डेल्टा एक्स का मतलब एक्स वालों को हटा के कांस्टेंट। बताओ क्या आएगा? d1 d2 d3, आगे बोलो, b1 c1 b2 c2 b3 c3। ये डेल्टा एक्स है। डेल्टा वाई कौन बताएगा? डेल्टा वाई, वाई वालों को हटा के कांस्टेंट लिख दो, वाई वालों को हटा के कांस्टेंट लिख दो। ठीक है, ये डेल्टा वाई आ गया। ठीक है, अच्छा डेल्टा जेड क्या आएगा? जेड वालों को हटा के कांस्टेंट लिख दो, जेड वालों को हटा के क्या लिख दो? कांस्टेंट। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लास्ट में d1 d2 d3। ठीक है ना, ये आपको लिखना आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेल्टा? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डेल्टा एक्स? एक्स वालों को हटा के लिख दो। डेल्टा वाई, वाई वालों को हटा के लिख दो। डेल्टा जेड मतलब जेड वालों को हटा के लिख दो। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है एक्स निकालने का? एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। वाई निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा। और जेड निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड बाय डेल्टा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई यूज़ ही नहीं करता जनरली, मैक्सिमम लोग एक्स वाई जेड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते नहीं है। फिर भी करना चाहो तो ये फॉर्मूला है, अगर कभी आपको एक्स वाई जेड निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तीन प्लेन है, तीन प्लेनों को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, अभी सारी बातें किसके लिए चल रही हैं? नॉन होमोजीनियस के लिए। किसके लिए चल रही हैं? नॉन होमोजीनियस के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्स लिखा है मैंने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, वाई लिखा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा और जेड लिखा है डेल्टा जेड बाय डेल्टा। रटना मत कुछ भी, सब यहीं से दिखेगा आपको हर चीज़। अब यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। कितनी बात हो सकती हैं? दो। ध्यान से देखते रहो, सब चीज़ें समझने की है। डेल्टा ये सब लिखना आपको आ गया, एक्स वाई जेड आपको लिखना आ गया। अब सबसे पहली बात आती है, नीचे वाली टर्म जीरो नहीं है, डेल्टा इज नॉट जीरो। ठीक है, सोचना अच्छे से। अच्छा, अगर मान लेते हैं डेल्टा जीरो नहीं है, मान लो डेल्टा की वैल्यू 2 आ गई, कुछ भी आ सकती है जीरो के अलावा, कुछ भी ले लो। 2 ले लो, ले लो 2, कुछ भी ले लो जीरो के अलावा, 2 3 हाफ 1/2 1/3 1/4 वट एवर यू, कुछ भी ले सकते हैं, ले लिया। अच्छा, अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अरे आएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा समथिंग अपॉन समथिंग इज ऑलवेज समथिंग ही आएगा। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? एक ही वैल्यू आएगी, वाई की एक ही वैल्यू आएगी और जेड की, अरे यार जैसे डेल्टा 2 ले लिया, मान लो डेल्टा एक्स आ गया 0, डेल्टा वाई आ गया 1 और डेल्टा जेड आ गया 3, तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? एक ही तो आएगी, 0/2 0। वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। जेड की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। कितनी कितनी वैल्यू आई सबकी? एक एक। तो क्या तीनों के यूनिक सॉल्यूशन आएंगे? यस। तो इट्स अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, तो सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना इसमें। अगर डेल्टा 0 नहीं है इसका मतलब आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, y की एक मिलेगी और z की मिलेगी। इट्स अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, जो कि आप आराम से कोई बच्चा सोच सकता है। ठीक है, अब बात आती है डेल्टा 0 होगा तो क्या होगा? तो यहां पर दो खेल होंगे और यही केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, नीचे वाला 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, डेल्टा 0 होगा तो दो बातें हो सकती हैं, समझना मैं तो समझाऊंगा। ठीक है, डेल्टा 0 हो गया तो उसको इधर ले जा रहा हूं मैं समझाने के लिए, है ना? देखना, डेल्टा को उधर ले जाता हूं, इसको ऐसे लिखा मैंने, डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, समझाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ पाए। तो डेल्टा तो 0 है ही, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला डेल्टा एक्स भी 0 है, डेल्टा वाई भी 0 है और डेल्टा जेड भी 0 है। ठीक है, समझना, ठीक। डेल्टा भी 0 है। अच्छा, मैंने डेल्टा क्या करा? 0 और डेल्टा एक्स भी क्या करा? 0। डेल्टा वाई क्या करा? 0। डेल्टा जेड क्या करा? 0। अच्छा सुनो, ये तो 0 है ही, ये क्या कर दिया? 0 और ये 0, क्या बचा? एक्स की कितनी वैल्यू आएंगे? इनफाइनाइट। चाहे एक्स 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, चाहे 5 लो, 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 0, ऑलवेज 0 आएगा कि नहीं आएगा?
बताओ एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी? इनफाइनाइट। वाई की इनफाइनाइट और जेड की इनफाइनाइट। इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब डेल्टा भी जीरो होगा और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी जीरो होगा, तो चाहे आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आपको जीरो इक्वल टू जीरो ही मिलेगा, चाहे वाई की कोई भी वैल्यू रखो जीरो इक्वल टू जीरो मिलेगा। इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी दो प्लेन पैरेलल ना हो। नो टू प्लेन्स आर पैरेलल। कोई भी दो प्लेन्स पैरेलल नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होगा, अभी आएंगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अपने आप। कुछ कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये भी जीरो आ जाएगा, ये सारे भी जीरो आ जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन पता चला प्लेन्स पैरेलल थे। प्लेन्स क्या थे? पैरेलल। अब दो पैरेलल प्लेन तो कभी मिल ही नहीं सकते ना, तो इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन थे ना। तो हमें क्या करना है, ये थ्योरी है कि हमने ये चेक किया, हमने ये चेक किया, पर साथ में हमें ये भी देखना है कि प्लेन पैरेलल नहीं होने चाहिए। मैं क्वेश्चन लूंगा सब पे, इसी पे ज्यादातर अटकाता है वो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है, मान लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ, कम से कम कोई एक जीरो ना हो, कम से कम कोई एक जीरो ना हो, या तो ये जीरो ना हो या फिर ये जीरो ना हो या फिर ये कोई एक जीरो, कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या होगा सुनो अच्छे से, डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है? और मान लेते हैं ये जीरो नहीं है, ये वन है, मान लिया। क्या जीरो इक्वल टू वन हो सकता है? आवाज नहीं आ रही। अरे क्या जीरो इक्वल टू वन हो सकता है? इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। बस आपके दिमाग में और कोई केस बनेगा नहीं, तीन ही केस बनते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, सबसे इजी यूनिक सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद दो केस बनते हैं, उसमें डेल्टा जीरो होगा ही होगा। डेल्टा जीरो होने पर दो बातें हो सकती हैं, अगर ये तीनों जीरो हो गए और कोई भी दो प्लेन पैरेलल ना हो, इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर डेल्टा जीरो और इनमें से कोई एक जीरो ना हो तो समझ जाओगे इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इस केस में प्लेन कैसे होंगे? पैरेलल। टू प्लेन्स आर पैरेलल। दो प्लेन्स के पैरेलल होने की शर्त कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है दो प्लेन्स के पैरेलल होने की शर्त? दो प्लेन्स के पैरेलल की शर्त नहीं पता तुम्हें? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू d1/d2। दो प्लेन्स के पैरेलल होने की शर्त होती है, तो आप चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी इतनी ही है, काम केवल ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 100 में से मान के चलो 90 से 95 पे वो अटैक इसी पे करेगा। यूनिक सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं करता, और यूनिक सॉल्यूशन में कुछ है भी नहीं है। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, खत्म। इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आपको सिर्फ ये इस केस पे ज्यादा मेहनत करनी है कि डेल्टा जीरो आ जाए। डेल्टा जीरो होने के बाद दो बातें हैं, अगर ये तीनों जीरो आ जाए तो समझ जाओ इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर ध्यान रखें दो प्लेन पैरेलल ना हो, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? दो टू प्लेन्स आर पैरेलल, या फिर ये जीरो आ जाए, इनमें से कोई एक जीरो ना है। क्लियर? छापो से। इस सारी थ्योरी अभी तक अपने जो पढ़ी है वो नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ी है। किसके लिए पढ़ी है? नॉन होमोजीनियस के लिए। जितनी थ्योरी आपने पढ़ी है सब नॉन होमोजीनियस के लिए, ठीक है। होमोजीनियस की कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली। होमोजीनियस तो बिल्कुल आसान होता है एक्चुअली, नॉन होमोजीनियस ही सबसे इसमें टाइम लगा। होमोजीनियस में तो कुछ होगा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि होमोजीनियस में इधर कांस्टेंट ही नहीं है। d1 d2 d3 की जगह 0 0 0 है, तो वैसे ही आसान हो जाता है। ठीक, अब मैं चलूंगा होमोजीनियस पर। होमोजीनियस इक्वेशन पे चलते हैं अपन लोग, चलें भाई? ठीक, होमोजीनियस आप साथ साथ नोट कर लेना। कितने लोग बता सकते हैं होमोजीनियस में डेल्टा तो चेंज ही नहीं होगा ना? डेल्टा तो यही रहेगा, तो लिख लीजिए होमोजीनियस के लिए डेल्टा, डेल्टा में चेंज नहीं होगा। लिख लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये डेल्टा हो गया। देख लीजिए आप, होमोजीनियस में क्या होगा? होमोजीनियस में ये इक्वेशन है, तो डेल्टा चेंज नहीं होगा। लेकिन कितने लोग समझ गए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड चेंज होंगे क्या? होमोजीनियस में कौन बताएगा डेल्टा एक्स क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। डेल्टा एक्स क्या होगा? एक्स वालों को हटा के क्या लिखोगे? 0 0 0। एक्स वालों को हटा के क्या लिखोगे?
तो डेल्टा एक्स क्या आएगा 0, डेल्टा वाई भी 0 और डेल्टा जेड भी 0। ठीक है, तो होमोजीनियस में क्लियरली लिखिए आप, डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई भी 0 और डेल्टा जेड भी 0। ठीक है, होमोजीनियस में क्लियरली लिख लिए सारे बच्चे कि एक्स, डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई भी 0, डेल्टा जेड भी 0। ठीक, और जब ये तीनों 0 होंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं अपन। फॉर्मूला क्या था, नोट करो भी फॉर्मूला। फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा और डेल्टा जेड बाय डेल्टा। दिस इज द फॉर्मूला। और प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा एक्स भी 0 है और डेल्टा वाई भी 0 है और डेल्टा जेड भी 0 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 बाय डेल्टा, वाई भी 0 बाय डेल्टा और जेड भी 0 बाय डेल्टा। नोट करिए यहां तक। ठीक है, नोट कर दिए आप लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है हमारे सामने। हमें एक्स पता है, हमें वाई पता है, हमें जेड पता है। और यहाँ पर ये फायदा है कि पहले से पता है कि डेल्टा एक्स भी 0 है, डेल्टा वाई भी 0 है और डेल्टा जेड भी 0 है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक आ गया। अब मुझे बताओ कितने केस बनेंगे, 2। वापस कितने केस बनेंगे, 2। एक पहला केस और दूसरा केस। ध्यान से सुनना। पहला केस है जब डेल्टा 0 नहीं है और डेल्टा 0 है। कौन बताएगा जब डेल्टा 0 नहीं है तो क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। जब डेल्टा 0 नहीं होगा तो क्या होगा? तीनों की एक एक वैल्यू आएगी। एक्स भी 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा और जेड भी। अरे डेल्टा की वैल्यू 1 मान लो तो 0/1 0, 0/1 तो सबकी वैल्यू 0 0 आएगी। तो लिख लीजिए एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। इसका नाम है जीरो सॉल्यूशंस। इसको बोलते हैं हम जीरो सॉल्यूशन ऑब्लिक यूनिक सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन ऑब्लिक यूनिक सॉल्यूशन लिखो। समझ आया? क्योंकि यहां पर x की वैल्यू भी 0 फिक्स है, y भी 0 फिक्स है, z भी 0 फिक्स है, इसलिए इसका नाम है जीरो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है ट्रिवल सॉल्यूशन। ट्रिवल सॉल्यूशन समझते हो? आराम से मिलने वाला सॉल्यूशन। कुछ नहीं करा आपने इसमें, कुछ भी नहीं करा, आराम से 0 मिला, y भी 0 मिला और z भी 0 मिला। ठीक है, ऐसे बोलते हैं आराम से मिलने वाला सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं ट्रिवल सॉल्यूशन। ठीक है, x 0, y 0 और z 0। ठीक है, अच्छा अब वापिस इधर आ जाइए। कौन बताएगा डेल्टा 0 होगा तो क्या होगा? कौन सा केस बनेगा ये? इसको धर ले जाऊं क्या? इसको समझने के लिए ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू 0। ऐसे देखो, कितने लोग समझ गए डेल्टा 0 होगा तो क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो दोनों 0 हो गए। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट। इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यू कैन से नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है, इट्स अ केस ऑफ नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। इस पर अंडरलाइन कर लेना, इस पे लाइन लगी पड़ी है क्वेश्चंस की, पता नहीं कितने क्वेश्चन डिटर्मिनेट में इसी पर पहुंचे गए, पूछे गए। तो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन होमोजीनियस में वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग प्रॉब्लम है ये, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन पूछता है तो डेल्टा 0 करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 0 0 भी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और उसको कुछ लोग नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। कुछ लोग उसको क्या बोल देते हैं? नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक, ये होमोजीनियस का केस है। होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनता। होमोजीनियस में किसका केस नहीं बनता? नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनेगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए कम से कम एक का 0 नहीं होना चाहिए था, पर यहां तो तीनों 0 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनेगा। तो आराम से देख लो, आपके सामने पिक्चर क्लियर है। होमोजीनियस का मतलब क्लियर रखिएगा, होमोजीनियस में 2 ही केस बनते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन भी फिक्स है 0 0 0, जिसका नाम है ट्रिवल सॉल्यूशन, और इसका क्या नाम है? नॉन ट्रिवल। ठीक है, नॉन ट्रिवल का मतलब होता है आराम से ना मिलने वाला सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है। चलो पहला क्वेश्चन, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सब कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं। 4x + ky + 2z = 0, kx + 4y + z = 0 और 2x + 2y + z = 0। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक, हैज ए नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन।
दिस इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइंड के, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड के, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड के, ठीक है। ओके, पहले सबसे पहले देखना इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, आप कर लोगे। फाइंड के, कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? होमोजीनियस का क्वेश्चन देखते ही और नॉन ट्रिवल लिखा हुआ मिल जाए, कुछ नहीं करना, डेल्टा जीरो करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, डेल्टा जीरो करना है, दैट्स ऑल। क्या जीरो करना है? डेल्टा, कुछ नहीं करना है इसके अलावा आपको। होमोजीनियस देखी, नॉन ट्रिवल देखा, नॉन ट्रिवल देखते डेल्टा जीरो कर दो, मस्त आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों ने कर लिया डेल्टा जीरो? करें तो उसका डेल्टा जीरो करते हैं अपन लोग। कितना आएगा डेल्टा जीरो करेंगे तो 4k2, आगे बोलो k42, आगे बोलिए 211, ठीक है। याद है सबको सॉल्व करना? कैसे करेंगे? 4k2, आगे बोलो k42, इसको जीरो कर देता हूँ, कर दूँ तो ये आएगा 16 + 2k + 4k, 16 + 6k माइनस, इधर आ जाइए, यहाँ कितना आएगा? k स्क्वायर। ध्यान रखना बोर्ड में अप्रोच नहीं लगाने ये वाली, ध्यान रखें बोर्ड में अप्रोच नहीं लगेगी। 4 8 8 तो ही आ जाएगा, 16 24 आ गया, इसको जीरो कर दीजिए, कर लोगे सब लोग? तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? k स्क्वायर - 6k + 8 = 0। तो k की दो वैल्यू आएंगी, 2 और 4। कितनी वैल्यू आएंगी? 2 और 4। आगे सबको समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन होमोजीनियस का आता है तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सब? एक और ट्राई करिए। लैम्डा x + y + z = लैम्डा -1, x + लैम्डा y + z = लैम्डा -1, ठीक है। और तीसरा लिखिए x + y + लैम्डा z = लैम्डा -1, ओके। आपसे बोला गया नो सॉल्यूशन, these equations have no solution, then find lambda। बढ़िया, find lambda करिए। इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लैम्डा निकालो। पहले था होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस। नो सॉल्यूशन के दो केस बनेंगे, एक तो डेल्टा जीरो होना चाहिए, क्या जीरो होना चाहिए, और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। करिए पहले डेल्टा जीरो करो, सब सारे बच्चे डेल्टा जीरो करो। ठीक है, सारे बच्चे डेल्टा जीरो कर लीजिए। कर लिया जीरो डेल्टा सबने? तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हम करते हैं डेल्टा जीरो। तो डेल्टा जीरो करेंगे तो क्या आएगा भैया? लैम्डा 1 1 आएगा। फिर कितना आएगा भैया? 1 लैम्डा 1 आएगा। और बताओ क्या आएगा? 1 1 लैम्डा आएगा। इसको जीरो कर दो। आप कर लोगे? कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है भैया? ये आएगा लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा 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 3 लैम्डा। तो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, आ गया। अरे वो कर लेना आप। कितने लोग इसके फैक्टर कर लेंगे? लैम्डा इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है ये, लैम्डा -1 इसका फैक्टर हो गया। तो लैम्डा -1 पे आएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस लैम्डा -2। ये लीजिए सरकार, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। फैक्टर के लिए कोई मेरी तरफ ना देखे, ठीक है। अगर नहीं आता तो नोट कर लो, ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर कैसे कर लेते हो आप? ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएंगी? -2 और 1। लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, -2 और 1 लिख लो आप, ठीक है। समझ में आ गया? और अगर कोई क्यूबिक से बचना चाहते हो क्या कर सकता है? ऑपरेशन लगा लो, C1 + C2 + C3 लैम्डा प्लस 2 बाहर आ जाएगा। एक बार में लैम्डा प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो आप बच जाओगे क्यूबिक से। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई लैम्डा की? 2। अब सुनो इस क्वेश्चन में खास क्या है। जब ये क्वेश्चन जेई नहीं दिया था तो उन्होंने ऑप्शन बताता हूँ क्या दिए थे। उन्होंने ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन था -2, 1, सेकेंड ऑप्शन दिया था उन्होंने -2, थर्ड ऑप्शन दिया था उन्होंने 1 और चौथा ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज।
अब समझते हैं कहानी क्या है, ठीक है। कहानी समझते हैं। जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, ध्यान से देखना, अब इसके आगे कहानी है। जब लैम्डा 1 होगा तो ये दुनिया क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो जब लैम्डा 1 है तो तीनों प्लेन तो सेम ही हो गए। अरे तीनों प्लेन सेम हो गए कि अलग अलग हो गए? और तीनों प्लेन अगर सेम हो गए, इसका मतलब इट्स ए केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट्स ए केस ऑफ। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि हम तो नो सॉल्यूशन ढूंढने निकले थे। मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों से क्यूबिक सॉल्व नहीं हुई, क्यूबिक सॉल्व करके बेचारे यहां पहुंचे, उन्होंने कहा अच्छा तुम मिल गए पहला वाला में टेक, बाकी चेक करने से कोई मतलब नहीं है। अबे क्वेश्चन तो पूरा करो। उसने बोला नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में दो चीजें देखनी पड़ती हैं। आपने सिर्फ डेल्टा 0 करके काम चला लिया, खेल खत्म है आपका। अब दूसरी कंडीशन देखी, लैम्डा इक्वल टू 1 पे तीनों प्लेन सेम आ गए, इट्स ए केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब बताओ कौन सा बचा? अब -2 पर आ जाओ, ठीक है। जरूर नहीं ये भी सही हो सकता है नन ऑफ दीज आंसर आ जाए, ठीक है। -2 रखो, -2x प्लस वाई -3 आएगा। आगे बताओ, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू -3 आएगा, x प्लस वाई -2z इक्वल्स टू -3 आएगा। आ गया। अब ये आंसर सही है या नहीं है तो चेक करने में पता चलेगा। कैसे चेक करूंगा? डेल्टा x निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डेल्टा x या डेल्टा y या डेल्टा z में से कोई एक 0 नहीं आना चाहिए। तो लिखो डेल्टा x भैया कितना आएगा? क्या आएगा डेल्टा x? -3 -3 -3, -3 तो बाहर ले रहा हूं, क्या बचेगा? 1 1 1। और बताओ क्या लिखेंगे? 1 - 2 1। और बोलो, करेक्ट है। तो यहाँ आएगा 1 1 1। और बोलो 1 - 2 1। निकाल लूँ वैल्यू कितनी आ रही है? अरे बोलो कितनी आ रही है? 4 और 1 5 और 1 6, 6 तो ये आ जाएगी 6। उल्टा चलो, -2 + 1 -2 -3 आ रही है। अबे 0 तो नहीं आ रही ना, खत्म बात, दैट्स ऑल। 0 नहीं आनी चाहिए, कुछ भी आए 0 के अलावा, कुछ भी चलेगा, 0 नहीं चलेगा, बस दैट्स ऑल। क्या डेल्टा x 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। कोई एक 0 नहीं आना चाहिए, डेल्टा x 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करोगे? -2 छापो इसे, ठीक है। इसका आंसर क्या टिक करेंगे? -2। एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। ढंग से करना है इस क्वेश्चन को, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में डेल्टा x 0 आ जाता तो डेल्टा y निकालते, और डेल्टा y 0 आ जाता तो फिर डेल्टा z निकालते, वो भी 0 आ जाता तो फिर आंसर नन ऑफ दिस करते हैं हम। क्या करते हैं? नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए और ट्राई कर लीजिए। इस लाइन का कितने लोग मतलब समझते हैं? एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड नॉट ऑल 0, मतलब सारे 0 नहीं है। 2 0 हो सकते हैं, 1 0 हो सकता है, लेकिन सारे 0 नहीं है। समझ में आ गया? इस बात का ध्यान रखना है। करिए फटाफट, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इक्वेशन का नेचर जरूर चेक करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इक्वेशन का नेचर जरूर चेक कर लें आप लोग, नेचर क्या है।
करिए। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। हाँ भैया, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ऑल रियल है, वो भी एंड नॉट ऑल जीरो। इस लाइन पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉट ऑल जीरो। ठीक है, और ये 3 इक्वेशन लिखी हुई है। पहले तो होमोजीनियस के केस है कि नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस। चलो सबको एक तरफ लेके लाइए। एक्स माइनस लिखो भैया सी वाई माइनस बी जेड इक्वल्स टू जीरो, पहली इक्वेशन। दूसरी बताओ क्या आएगा? सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा ना सी एक्स में। और तीसरी बताओ बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। ये 3 इक्वेशन बन गई मेरी। कितनी बन गई? 3। पहले बताओ होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस? जल्दी बोलो। होमोजीनियस। हाँ वाली के तुम बताओ। बच्चे ये बताओ कि ये लाइन का क्या मतलब है? नॉट ऑल जीरो, इट्स ए केस ऑफ ट्रिवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवल? कितने लोगों को पता है इट्स ए केस ऑफ ट्रिवल सॉल्यूशन की नॉन ट्रिवल? अबे ट्रिवल की नॉन ट्रिवल? ट्रिवल सॉल्यूशन याद है जिसमें तीनों जीरो थे, एक्स भी जीरो था, वाई भी जीरो था और जेड भी जीरो था, पर से लिखा है नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब 2 जीरो हो सकते हैं पर 1 जीरो। इट्स ए केस ऑफ नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। किस कौन सा केस है? और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन में क्या करना होता है? डेल्टा जीरो होगा। ये लीजिए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 माइनस सी माइनस बी, ठीक है, सी माइनस 1 ए, ठीक है, बी ए और माइनस 1, ठीक है, तो 1 सी बी माइनस सी माइनस 1 ए इक्वल टू जीरो। लगाओ शट। कितना आ रहा है वैल्यू? 1 आ रहा है, पक्का 1 आ रहा है? चेक करिए भैया कितना आ रहा है, लगाओ भाई, है ना। दिस एंड दिस, तो ये आएगा 1 माइनस 2 ए बी सी। कितना आएगा? 1 माइनस 2 ए बी सी, माइनस उल्टा चलो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो भैया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी 1 आएगा। डन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। तो जब पेपर में आया था क्वेश्चन लोग पहचान नहीं पाए, बहुत सारे लोग तो पहचान जाते तो क्वेश्चन हो ही जाता। होमोजीनियस का क्वेश्चन था, नॉट ऑल जीरो लिखा हुआ था, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आंसर आएगा? नेक्स्ट वाला ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा जल्दी लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई अंशी तुम बताओ, नो सॉल्यूशन का क्या आंसर होगा? बताओ, पहले वाले का आंसर होगा। अरे बोलो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बाकी लोग शांत रहना। हाँ जी, डेल्टा जीरो होगा, लेमडा जीरो होगा। लेमडा चाहिए मुझे, डेल्टा नहीं चाहिए। 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y प्लस क्यू जेड इक्वल्स टू 5, और तीसरा लिखा हुआ है x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड पी एन क्यू। किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, और तीसरा नो सॉल्यूशन के लिए। हाँ जी बोलिए, अरे बोलो। हाँ भैया, तूने बोला नहीं आंसर क्या होगा? लैम्डा बताओ ना, पहले वाले का। यस करेक्ट, सही बोल रहे डिम्पल। सुनो, ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? आवाज ही नहीं आ रही। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का केस बनता ही नहीं ना यार। होमोजीनियस में कुछ भी कर लो आप, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि 0,0,0 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है ना नो सॉल्यूशन। तो आपको क्या बोलना है? पॉसिबल ही नहीं है, यानी लैम्डा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आंसर लिखो 5। तो यही तो देखना था मुझे, यही देखना था कि नो सॉल्यूशन। अरे चिल्ला रहा टीचर, होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का केस बनेगा ही नहीं। तो जब नो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं तो लैम्डा कुछ भी ले लो आप,
कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, लैम्डा बिलोंग्स टू 5। समझ में आ गया? क्लियर? लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, नो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा केस है? इनफाइनाइट यानी नॉन ट्रिवल। चलो डेल्टा जीरो करो। क्या जीरो करोगे? आइए डेल्टा जीरो करते हैं। कर दें? कितना आ रहा है डेल्टा? क्या है? कितना आएगा? माइनस लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आगे बताओ। 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा। आगे बताओ। -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसको क्या करेंगे? जीरो। सॉल्व कर दो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जिसको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने? प्लस माइनस का ध्यान रखें खास, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है भैया। मैं ओपन ही कर लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस करके। माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो लैम्डा ही आ रहा होगा। ठीक है, जिसको डायरेक्ट वो ओपन तरीका ओपन करना है ना, उससे भी कर सकते हो आप। माइनस कॉस माइनस साइन और प्लस कॉस अल्फा। प्लस कॉस अल्फा कितना आएगा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देखना भैया यही आ रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से तो आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 बार आ गया भैया, तो साइन 2 अल्फा बन गया। ये क्या बन गया? साइन 2 अल्फा। और ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का, और ये माइनस का, माइनस कॉस 2 अल्फा। देखना जरा, ये आ रहा होगा। तो लैम्डा आ रहा होगा आपके पास कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। लिख लो भैया। ठीक है, ये लैम्डा आ जाएगा। प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? पता नहीं, मेरे पास तो पढ़ा भी होगा कि नहीं होगा। प्लस आ रहा है क्या? बीच में प्लस आ रहा है क्या? अरे यहां प्लस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है क्या? यहां प्लस आ रहा है, तो यहां माइनस आ जाएगा पूरे पे। यही है ना? यही आ रहा है ना? तो देख लेना, मैंने क्या मिस्टेक कर दी लगती है। कहाँ मिस्टेक करी है मैंने? माइनस कॉस अल्फा माइनस, अच्छा प्लस आएगा ये। ठीक है, डन। चलो आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है। कितने लोग पहुंचे यहाँ तक? पहुंच गए? अरे बोलो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आ गया लैम्डा, आगे कि नहीं आया? ठीक है ना? अच्छा, कोई बता सकता है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? हाँ, ठीक है, आगे सुनो। चलो इधर देखो, आगे यहाँ तक। अब सुनो, मैंने पूछा था लैम्डा की वैल्यू बताओ। क्या बताओ? लैम्डा की वैल्यू। आप लोगों ने याद है फंक्शन पढ़ा था, तो a cos x प्लस माइनस b sin x पढ़ा है सबने? कितने लोग बताएं a cos x माइनस प्लस माइनस b sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, और इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ लैम्डा कहां से कहां तक आएगा? -√2 से √2, खत्म। अगर लैम्डा की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक होगी तो इस केस में क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मुझे यूनिक सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना चाहिए? ये बचा हुआ यूनिक ही होगा? बोलो। अरे बचा हुआ यूनिक सॉल्यूशन ही होगा भाई। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू दिस। तो आंसर कितना आएगा? लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -√2 से √2। ये लीजिए सर, इट्स अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अगर लैम्डा की वैल्यू यहां से यहां तक नहीं होगी तो यूनिक मिलेगा, और यहां से यहां तक होगी तो इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, और नो सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप, उल्टे पैर खड़े हो जाओ तो भी नहीं मिलना नो सॉल्यूशन तक। ठीक है, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ होमोजीनियस। कौन सा केस है ये? ये क्वेश्चन पूरा आपको करना है। यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन। सारे बच्चे डेल्टा निकाल के करना है इसका। चलिए करना भाई, ये क्वेश्चन ढंग से करना।
हाँ जी, देखते हैं अभी। एज अ नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन करिए फटाफट, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ करने के लिए कर लीजिए। नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, देन फाइंड एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर। बातें नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये आपके ना, इसमें एक बात और ऐसी पॉइंट है जो बोर्ड में भी काम में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम उसको भी टच कर लेंगे, ठीक है। चलो ये वाला कर लिया सबने, फिफ्थ डेल्टा निकाल लिया सबने। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं नहीं निकालूंगा डेल्टा वेल्टा, वो काम आपका है डेल्टा वेल्टा निकालने का, ठीक है। डेल्टा निकालने वाला काम आपका भैया, अब आप ही निकालो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डेल्टा निकाल लिया सबने। अरे यार बहुत टाइम लगा रहे हो तुम। डेल्टा आ रहा होगा, कितना लिखा आपने, 2p6, और बोलो 1 2q है क्या उसके आगे, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 113, राइट। चलो कोई बताना चाहे तो बता दे डेल्टा कितना आ रहा है। अरे फैक्टर करके बोलो, फैक्टर भी तो होंगे उसके। फैक्टर हो गए लास्ट में, नहीं हुए। कितने आ रहे हैं फैक्टर्स, q-3, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है p-2 q-3। अरे लिख दूं, डेल्टा कितना आ रहा है मेरे पास, जो लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, जो लिखा है वो है p-2 और q-3, चेक करो यही आ रहा है क्या। हाँ, अरे इसके फैक्टर तो करोगे ना, मल्टीप्लाई करके देखो, फैक्टर करके देखो, यही आ रहा होगा। किसी का आया है पूरी क्लास में से, आ गया कि नहीं, इतने लोगों का आ गया, आजकल आ गया, तो लिख लो अब डेल्टा ही आ जाएगा, आ गया, ठीक है। चलो ये आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, तुम खड़े हो, तुम बताओ इसको जगाना, हाँ तुम खड़े हो, ये बताओ कि पहला क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, क्या करना है बोलो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या दूँ ये बताओ तुम तो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। कौन बताएगा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब P2 नहीं होना चाहिए और Q3 नहीं होना चाहिए। सबसे कद्दू क्वेश्चन यही होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कुछ नहीं करना, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स ऑल। तो P2 नहीं होना चाहिए और Q3 नहीं होना चाहिए, मतलब मैं P की वैल्यू 2 नहीं ले सकता और Q की वैल्यू 3 नहीं ले सकता, उसके अलावा कुछ भी ले सकता हूं बस, ठीक है। आगे समझ में। चलो अब मैं चलूंगा किस पर, क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन करो। इसके लिए आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए काम करो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, डेल्टा जीरो होना चाहिए। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो P2 होगा या Q3 होगा, पक्का, या तो P2 होगा या फिर Q3 होगा। डेल्टा जीरो होना चाहिए, तो P2 होगा या Q3 होगा। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की शर्त क्या थी, डेल्टा एक्स भी जीरो होना चाहिए, डेल्टा वाई भी जीरो होना चाहिए और डेल्टा जेड भी जीरो होना चाहिए। डेल्टा एक्स बताना कितना रहा, देख लो यार तुम, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। डेल्टा एक्स तुम निकाल लो जरा, कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स कितना आएगा, करो करो, डेल्टा एक्स। किसी का डेल्टा एक्स जीरो आ रहा है तो बता देना। एक काम करो, एक बच्चा डेल्टा जेड निकाल लो, एक डेल्टा वाई निकाल लो, एक डेल्टा एक्स निकाल लो। डेल्टा जेड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो एक काम करो, सुनो, अरे सुनो, तुम डेल्टा एक्स निकालो, तुम डेल्टा वाई निकालो दोनों, और तुम दोनों डेल्टा एक्स निकालो। डिम्पल और ये लड़की डेल्टा जेड निकालो, और बाकी लोग कुछ भी निकालो। हाँ डेल्टा एक्स निकालो, कितना आ रहा है डेल्टा एक्स, अरे क्या नाम है तेरा, अक्षत, कितना है डेल्टा एक्स, पक्का लिख दूं डेल्टा एक्स, पक्का जीरो आ रहा है। कब, P जब 2 है तब, या Q3 है जब है, P2 है जब, अरे बोल ही नहीं रहे हो, जब P2 है तो डेल्टा एक्स जीरो आ रहा है, और डेल्टा वाई पक्का, या सिर्फ P2 जीरो से काम नहीं चलेगा, श्योर, सोच लो। P2 है तो डेल्टा एक्स जीरो आ रहा है, क्यू की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, मेरे पास जो लिखा हुआ मैं लिखवा देता हूं, सुनो। P2 है तो डेल्टा एक्स भी जीरो आएगा, डेल्टा वाई भी जीरो आएगा और डेल्टा जेड भी जीरो आएगा।
क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब आप चेक कर लेना, P सिर्फ 2 है तो इसका मतलब क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ P2 है तो ये तीनों जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब P की वैल्यू तो 2 होना मैंडेटरी है और Q बिलोंग्स टू R। Q कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, Q कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, नो सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन करो। हैं P इक्वल टू 2 पे प्लेन्स पैरेलल आ रहे हैं ना, ठीक है। तो P इक्वल टू 2 पे प्लेन्स अगर पैरेलल आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। कितने प्लेन्स पैरेलल आ रहे हैं? 2। अगर P2 लेता हूं, हाँ तो 2 प्लेन्स कहाँ पैरेलल आ रहे हैं? आ रहे हैं। अगर P इक्वल टू 2 लेता हूं तो 2 प्लेन्स पैरेलल आ गए। जैसे ही मैंने P की वैल्यू 2 ली तो ये 2 हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई प्लस 3z, x प्लस वाई प्लस 3z, करेक्ट। 2 प्लेन्स पैरेलल आ गए। और अगर 2 प्लेन्स पैरेलल आ गए इसका मतलब अगर P2 हो जाएगा तो 2 प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे, तो इट्स ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन। तो ये क्यों लिखवाया तुमने? ये क्यों लिखवाया तुमने? तीसरा भी सेम हो गया क्या? तीसरा सेम हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा। अगर P2 हुआ और Q3 हुआ तो ये x प्लस वाई प्लस 3z और ये x प्लस वाई प्लस 3z कहाँ हुआ सेम? 2 प्लेन पैरेलल हुए ना, कब सेम हो गए? टू कॉमन लिया इसमें, अच्छा 4 आ रहा है। एक मिनट रुको, मैंने 2x प्लस 2y 3z है ना, तो ये 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन तो सेम हो गया, ये दोनों प्लेन तो सेम हुए। और ठीक है 2 प्लेन ही तो सेम हुए, और तीसरा वाला प्लेन थोड़ा ना सेम हुआ, ये दोनों प्लेन तो सेम हुए, तो दोनों कॉन्सिडेंट हुए, पैरेलल नहीं हुए, कॉन्सिडेंट हुए, क्योंकि D1 और D2 भी सेम आ रहे हैं इनके। ठीक है चलो, तो इसका मतलब P इक्वल टू 2 पे तीनों जीरो आ रहे हैं, सही है ये। आप नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ फटाफट। नो सॉल्यूशन चेक करो। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? कोई एक जीरो ना है, ठीक है। दोनों में से किसी पे चेक करना, या तो P2 लेके देखना या Q3 लेके देखना। P इक्वल टू 2 लेने का तो कोई फायदा नहीं है, P इक्वल टू 2 पे तो सारे जीरो आ रहे हैं, तो Q इक्वल टू 3 लेके देखो, Q इक्वल टू 3 लेके देखो, कोई एक जीरो नहीं आना चाहिए। Q लेके देखो 3, P इक्वल टू 2 लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि P इक्वल टू 2 पे तीनों जीरो आ रहे हैं, तो वहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। Q3 लेके देखो, Q3 लेके देखो, P2 मत लेना, लेकिन P2 के अलावा कुछ भी लेना। P2 नहीं ले सकते आप, P2 लोगे तो सारे सेम आ जाएंगे। Q3 लो और P कुछ भी ले दो 2 के अलावा। देखो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी करो। डेल्टा वाई जीरो आ रहा है, और डेल्टा एक्स कोई एक जीरो नहीं आना चाहिए, बस कोई एक जीरो नहीं आना चाहिए। कोई एक जीरो नहीं आना चाहिए भाई, सारे जीरो आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास जो लिया है मैं तो लिख देता हूं, आप देख लेना। मेरे पास लिखा हुआ है कि P2 नहीं होना चाहिए और Q3 होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा इसका। अब कर लेना आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया? P2 नहीं होना चाहिए और Q3 होना चाहिए, बस ये आंसर है इसका। अब चेक कर लेना आप, तो अपने लेवल पे घर बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर मैं क्या करूँ आपके लिए, ठीक है। चलो हटा रहा हूँ मैं इसको, ये आप घर पे कर लेना। इसमें से 2 पार्ट तो मैंने करा दिए, एक ही छोड़ा आपके लिए बस। ये तो तय है कि P2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि P2 होगा तो तीनों जीरो हो जाएंगे, तो P तो 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हो आप। और Q3 लेके देखो, P के 2 के अलावा कुछ भी लो और Q3 लेके देखो, फिर देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, पक्का देख लिया तो बस सही आंसर। P2 नहीं होना चाहिए और Q3 होना चाहिए। चलो बढ़े आगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से भी काम में आएगा और मेंस के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट। ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है,
अच्छा, इसमें क्या लिखा है? नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, दो अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक तो ये मेंस का, एक एडवांस का। दो क्वेश्चन लूंगा बस मैं लास्ट ग्रामर रूल को समझाने के लिए। इतने में आपको गणित समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। पहले तो होमोजीनियस का क्वेश्चन है कि नॉन होमोजीनियस का? होमोजीनियस का, ठीक है। आराम से देखना, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन में क्या करना है? डेल्टा जीरो करना है, नोट नहीं करना आप, ठीक है। तो उसका डेल्टा जीरो कर लेना, ठीक। तो ये आएगा 1k3, ये आ जाएगा। फिर कितना आएगा? 3k-2। फिर कितना आएगा? 2 4 -3। इसको जीरो कर लेना। कितना आ रहा है? के 11 है, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो के लिए 11 आ जाएगी, पक्का है ये, ठीक है। अपन टाइम क्यों खराब करें, कर लेंगे अपन इसे। तो के की वैल्यू 11 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन सीखना है अपन को। तो यहां तक तो हम पहले से जानते थे, इसके आगे गणित सीखनी है। रुक जाओ अभी, पहले देख तो लो कैसे करना है। के 11 आ गया, अच्छा के 11 आ गया, है ना। के तो पूछा ही नहीं उसने, उसे के थोड़ा ना पूछा, उसने पूछा है xz/y² की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इस केस में, होमोजीनियस के केस में नॉन ट्रिवल का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कितने बच्चे इनको सॉल्व करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो जब भी मेरे पास 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन आपको इस तरह से दे रखी हो और होमोजीनियस हो, और आपसे पूछा जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लो, पूछ ले इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालो, तो हम किसी एक को लैम्डा मान लेते हैं, किसी एक को लैम्डा मान लेते हैं। तो मैंने किसी एक को लैम्डा मान लिया, तो मैंने z को लैम्डा मान लिया। मान लिया, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो x की भी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, y की भी इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे और z की भी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो मैंने z को लैम्डा मान लिया, मान लिया। अच्छा, जैसे ही मैंने z को लैम्डा माना, देखो पहली इक्वेशन क्या बनी, बोलो। पहली इक्वेशन बनी x + 11y = -3 लैम्डा, करेक्ट है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनी? 3x + 11y = 2 लैम्डा। बन गई दो इक्वेशंस, समझ में आ रहा है। किसी एक को लैम्डा मानना है, मैंने वो माना है जो जनरली बुक्स वाले मानते हैं, ठीक है। मैंने z को लैम्डा माना है, तो मैंने z को लैम्डा मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास x और y में दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस और माइनस, तो मेरे ख्याल से -2x -5 लैम्डा। तो x कितना आ रहा है? 5 λ/2 आ रहा है। श्योर है क्या? चेक करो, यही आएगा ना, 5 λ/2 आ गया, करेक्ट है। अच्छा, x की वैल्यू रख लेंगे तो y आ जाएगा। रखना x की वैल्यू कितनी आ रही है? -λ/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -λ/2। तो पहली चीज जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, और हमेशा के नहीं पूछेगा, वो आपसे कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है? किसी एक को लैम्डा मानना है। किसी को भी मान सकते हो, x को, y को, z को। तो मैंने z लैम्डा माना, तो मैंने x और y भी लैम्डा की टर्म से निकाला। लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए z की कितनी वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट। y की कितनी वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट। x की कितनी वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट। इसको उठा के रख दो, xz/y² रख दूं। x की जगह क्या रखोगे? 5 λ/2। z की जगह क्या रखोगे? लैम्डा। और y² की जगह λ²/4 कर लोगे। λ² से λ² की दुनिया लुट गई। कितना आंसर आएगा? 10। कितना आंसर आएगा? 10। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर 10 आएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो भैया मेंटली प्रिपेयर रहना कि हम किसी एक को लैम्डा मान के करेंगे। क्लियर? नोट नहीं करना, रुक जाओ अभी। और एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, जो मैं यही करा रहा हूं आपको, जेई में आया हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं, 2-3 साल पुराना ही है। ये लिखा था 1 α α², α1 α, ठीक है, α² α और 1, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा उन्होंने? x y z दैट इज इक्वल टू 1 -1 और 1। तो आपको बताना है फॉर रियल नंबर अल्फा, फॉर रियल नंबर अल्फा, लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड 1 + α + α², ये बताना था। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बोर्ड पर। पहले तो मैट्रिक्स दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है? मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है रो इनटू कॉलम। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो इनटू कॉलम। कितने लोग करना जानते हैं? कर लोगे? तो 1 × x, आगे बताओ, α × y, आगे बताओ, α² × z = 1। कर लिया? दूसरी क्वेश्चन बताओ, αx + y αz = -1। तीसरी क्वेश्चन बताओ, α² x z = 1।
ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन गया क्रैमर रूल का। किसका बन गया? क्रैमर रूल का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फॉर रियल नंबर अल्फा लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस है। कौन सी इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस की दो शर्त होती हैं, एक तो डेल्टा जीरो होना चाहिए और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी जीरो होना चाहिए। तो पहले मैं डेल्टा जीरो कर देता हूँ। क्या जीरो करता हूँ? डेल्टा कितना आएगा? 1 अल्फा स्क्वायर। आगे बोलो, अल्फा 1 अल्फा, आगे अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1। इसको क्या करना? जीरो। अल्फा पढ़ा है क्या तेरे पास? कितना लिखा हुआ? कितना आया था? प्लस माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। आ गई? इसमें टाइम क्यों खराब करना, कर लेंगे आराम से। ठीक है ना, समझ में आ गया? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। आ गई? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन आया था, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन आया तो भाई बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसके दो आंसर हो सकते थे। अगर किसी बच्चे ने अल्फा की वैल्यू 1 ली तो 3 आंसर आएगा, और किसी बच्चे ने अल्फा की वैल्यू -1 ली तो 1 आंसर आएगा। तो दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, लड़ाई उसके आगे चालू हुई। अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? देखना क्या होगा। जैसे ही मैंने अल्फा की वैल्यू 1 ली, पहली इक्वेशन बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -1। तीसरी इक्वेशन बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। आ गया? कितनी इक्वेशन आ गई? 3 इक्वेशन आ गई। और जब मैं अल्फा -1 लूंगा, वो भी लिख देता हूं, लगे हाथ, देखना अच्छे से। जब मैं अल्फा क्या लूंगा? -1। देखो क्या आएगा, रख दोगे -1? बताओ क्या आ रहा है? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। दूसरे वाले में माइनस बैलेंस कर रहा हूं मैं हवा में, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। सेम ही आएंगे, तीनों इक्वेशन सेम आ रही है। आप रख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे भी, और आप आराम से रख लो। अब अच्छे से देखो, जब अल्फा -1 है तो क्या ये तीनों इक्वेशन सेम है? पक्का तीनों इक्वेशन सेम है? इट्स ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट्स ए केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वेशन सेम हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जब अल्फा 1 है तो ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम है? हाँ, दोनों इक्वेशन सेम है, इनको एक ही मानू ना। और क्या ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है? आवाज नहीं आ रही। अरे क्या ये प्लेन और ये प्लेन, तो क्या ये दोनों कभी मिलेंगे? इट्स ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि दीज इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बोला है, तब तो अल्फा लेंगे -1, और अगर बोलता नो सॉल्यूशन तो अल्फा क्या लेते हैं? +1। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अल्फा के लिए -1 लोगे तो अल्फा की जगह -1 रखो, कितना आंसर आएगा? 1 -1 + 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन कर दिया जाता तो मैं क्या होगा? 3 आंसर होगा। छापो से, ठीक है, नोट करो, अगर मॉड्यूल देना। क्रैमर रूल पे आप देखो, क्वेश्चन भरे पड़े हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर, मतलब भयंकर क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, और मेंस में भी इसी पर आते हैं, एडवांस में भी इसी पे आते हैं, दोनों इसी पे पूछते हैं क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम। मतलब मेंस वाले तो पूछेंगे ही, उन्होंने तो फिक्स कर रखा है, तो आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। बस कैलकुलेशन का फर्क हो सकता है, कुछ में कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन तैयार है आपका। क्वेश्चन नोटेड है क्या ये वाला? 6 क्वेश्चन तो नोटेड है ना? 6। सिर्फ क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, ठीक है।
सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ v, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। ये आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट क्रैमर रूल का, ये ट्राई कर लीजिए आप। जेईई मेन 2017। और ये क्वेश्चन इसकी खास बात है कि जैसे हम लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो इनिशियली हमने भी आंसर गलत निकाला था, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन मिस्टेक है, वो सबसे होती है। तो ह्यूमन मिस्टेक है, वो आपसे भी हो सकती है इस क्वेश्चन में इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हो तुरंत, तो आप इनिशियली आपको सोचते हैं ये आंसर होगा, फिर आप बाद में सोचते हो कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो आप चेक करोगे, पर इनिशियली सोचा तो गलत निकला, ठीक है। तो वो आप देखते हैं कितने लोग सही करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक। इसमें लिखा है एस इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है ना, मतलब एस एक सेट है जिसमें बी की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, पर बी की कितनी वैल्यू होंगी जिसके लिए इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, हैज नो सॉल्यूशन। करिए। इसका मॉड्यूल कर लेना, मॉड्यूल में कुछ ज़्यादा है नहीं, मैक्सिमम कुछ, हाँ कुछ है ही कितना, मैक्सिमम तो डिस्कस कर ही लिया अपन ने, 9 और 5 तक तो कर ही लिया था, 4 5 क्वेश्चन और है वो कर लेना, और क्या, ठीक। करिए इसको, ट्राई करिए। लो जल्दी करो भाई नोट। हमने पूरा एक लेक्चर ग्रामर रूल को दिया है, इसीलिए दिया है कि इस पर क्वेश्चन आता है तो हमें अच्छे समझ में आना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, बस ये इसलिए मैंने इसको टाइम दिया है। जितने भी पीवाई की आए हो इस पर सब सॉल्व कर डालो आप, तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का कहीं नहीं जा रहा, और 2 भी आ सकते हैं आपके पेपर में, 2 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो डेल्टा 0 करो उसका, कर लिया डेल्टा 0 सबने, पहुंचे नहीं पहुंचे, डेल्टा 0 कर लिया, तो सारे बच्चे डेल्टा 0 करो। कितना आएगा इसका डेल्टा, 1 1 1, आगे कितना आएगा 1a1, और कितना आएगा ab1, इसको 0 करो। कितना आ रहा है बी, ए आ रहा है कि बी आ रहा है, ए आ रहा है 1, a1 आ रहा है, चलो ए की वैल्यू 1 रख दो सब, a1 आ रहा है, बी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, जो भी है सॉल्व कर लो, a1 आ रहा है, ठीक है। अगर a1 आ रहा है, अगर a1 आ रहा है तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, और तीसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। हाँ जी ठीक है, ये आ गया अपने पास, क्लियर है, ठीक है। अच्छा हमने जैसे a निकाला, उसने क्वेश्चन में b पूछा था, हम बताता हूँ मैंने हमने क्या गलती, बात है एक क्या बदतमीजी, इधर देखो, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, मैक्स जो हमने करा मैं बताता हूँ हमने क्या करा, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ था, फिक्स दिमाग में चलते ही नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है डेल्टा 0 आना चाहिए, और डेल्टा x डेल्टा वाई डेल्टा z में से कोई एक 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने a निकाला, ये 1 आया, a1 आ गया, हमने उठा के 1 रख दिया, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं ना, कोई बच्चा आराम से डेल्टा x निकाल लेना, डेल्टा y निकाल लेना, डेल्टा z निकाल लेना, सारे 0 आएंगे, निकाल लेना आप आराम से। हमने यही किया था उस समय, डेल्टा 0 करा, a आया, डेल्टा x निकाला 0, डेल्टा y निकाला 0, डेल्टा z 0, हमारे दिमाग में क्या आएगा, सारे 0 आ रहे हैं, ये भी 0 था और ये भी 0 आ रहे हैं, मतलब केस ऑफ, ऐसा लगा केस ऑफ, लेकिन पूछा क्या था, तो हमने आंसर टिक करा कि b की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये हमने टिक करा इनिशियली। फिर हमने सोचा, हमने क्या सोचा, अरे अगर b 1 हो जाए, दोबारा बोलो, अगर b, जल्दी बोलो, b 1 हो गया तो क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं हो जाएंगे, इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और b 1 होता है ये भी क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, उधर इक्वल टू 1 है, इधर इक्वल टू 0 है, क्या दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। तो जैसे ही b 1 होगा दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों प्लेन पैरेलल होंगे इट्स ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो गलती ऐसे क्वेश्चंस में होगी आपसे, और ये होगी तय है, आप ये करोगे, ये सब कर लेंगे, बाई वाली स्टेप हो गई, फिर आप ये निकालोगे, ये सारे 0 भी आएंगे, फिर आपके मन में आएगा और ये सारे 0 हो गए तो इट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आपके मन में आएगा बी की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, पर है,
अगर बी 1 हो गया तो प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए b इक्वल टू 1 तो प्लेन्स आर पैरेलल, यानी एक वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? केवल एक वैल्यू, b इक्वल टू 1, ठीक है। तो b इक्वल टू 1 पर इट्स ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन, इट्स ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अगर b की वैल्यू 1 है तो इट्स ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा सिंगलटन सेट। कौन सा आंसर आएगा? सिंगलटन सेट। समझ में आया? यानी केवल और केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी जहां पर इसमें नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। ये मेजर मिस्टेक है, मैंने इस पे इसलिए हाईलाइट किया है, ये करोगे आप गलती। इस क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं मान लेते हैं, तो 100 में से मान के चलना 50 फिर भी गलत करेंगे। 50 भी मैंने कम बोला है, मतलब ये मान के चलो 20 से 25 लोग सही करेंगे, बाकी लोग गलत ही करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी इतना शार्प एकदम से घुसना दिमाग थोड़ा सा हर किसी के पॉसिबल नहीं है, राइट। अच्छा, एक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेट, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेट्स ये पढ़ा हुआ है सबने? मेरे ख्याल से मैंने तो पढ़ा दिया था एमओडी में, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था शायद। तो मैं दोनों पे एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने 4-5 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेट एक बार देख लो, ठीक है। यस, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, 2-3 मिनट बाकी हैं। सुनो, इस पे एक एग्जाम्पल और इस पे एक एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन पे मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सुन लो अच्छे से कैसे करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेट कैसे करते हैं? जैसे डिटर्मिनेट लिखा हुआ है f1x, यहाँ लिखा है f2x, यहाँ लिखा है g1x और यहाँ लिखा है g2x, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमें किसी डिटर्मिनेट को डिफरेंशिएट करना हो तो या तो रो वाइज चलो या कॉलम वाइज। रो वाइज का मतलब जब पहली रो को डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरी रो को ना छेड़ें, ठीक है। और जब दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली रो को आप ना छेड़ें। समझ में आ गया? छेड़ना है लेकिन एक एक करके, ठीक है। पहली को छेड़ा दूसरी को नहीं छेड़ा, दूसरी को छेड़ा पहली को नहीं छेड़ा। समझ में आ गया? क्या ये रो वाइज चलेगा या कॉलम वाइज भी चल सकता है? पहले कॉलम को छेड़ो दूसरे को मत छेड़ो, दूसरे को छेड़ो पहले को मत छेड़ो। समझ में आ गया? क्लियर? इसमें तुम एक्सपर्ट हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ अभी। एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 पी स्क्वायर और पी क्यूब। पहली बात तो इसके बाद आपको बाहर नहीं जाना है, और अगर किसी को बाहर जाना है तो बिल्कुल चुपचाप, सेमिनार चल रहा है बाहर, बिल्कुल साइलेंटली ऐसे बिहेव करना है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बिल्कुल चुपचाप गए, ऐसे चुपचाप, ऐसे ऐसे चुपचाप धीरे करके चुपचाप जाओगे, चुपचाप आ जाओगे। ऐसे शो करना है तुम्हें, तुम ऐसे हो नहीं तो तुम्हें शो करना है ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पी क्या है? कांस्टेंट है। सुन लो पहले, अबे 1 मिनट सुन लो, तुमने पढ़ा हुआ है, बाकी लोग फुर मत करो। जिन्होंने नहीं पढ़ा बेचारे मासूम चेहरों की तरफ देखो, इन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। इसमें d3 डेल्टा अपॉन dx की पूछा है, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले तो d3 डेल्टा का मतलब बताओ, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 3 बार। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? चलो तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं पहली बार। तो d डेल्टा बाई dx, कितने बच्चे फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर लेंगे? बताओ कितना आएगा? 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जब फर्स्ट को करेंगे तो सेकंड को नहीं छेड़ेंगे, थर्ड को नहीं छेड़ेंगे, प्लस। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया? पहली रो का हो गया क्या? अब किसका करूंगा? सेकंड रो का। सेकंड रो का 0, थर्ड रो का 0। नहीं आया? अब सेकंड रो का करूंगा तो 0 0 0 आएगा ना, और थर्ड रो का करूंगा तो 0 0 0 आएगा। हो गया? कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? एक बार। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2 डेल्टा अपॉन dx स्क्वायर। चलो वापस पहली रो का करो, 6x, आगे आगे माइनस कॉस एक्स। चलिए पहली रो का हो गया, प्लस सेकंड रो का बताओ 0, थर्ड रो का 0। कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया? 2 बार। अब तीसरी बार करो, करें तीसरी बार डिफरेंशिएशन। तो जब हम तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका कितना आएगा? 6, इसका बोलो माइनस कॉस एक्स, इसका बोलो साइन एक्स। यहाँ कितना आएगा? 6 - 1 0 पी स्क्वायर और पी क्यूब प्लस 0, सॉरी गलती हो गई। हो गया 3 बार। कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया? हो गया 3 बार। 3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अब आप इसमें x की जगह 0 रखो। बोला है उसने x इक्वल टू 0 रखने पर, रख दोगे। तो जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे, बताओ cos 0
कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0, तो 6 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 0, ठीक है। और ये आएगा पी स्क्वायर और पी क्यूब। पक्का? कितनी रो सेम आ रही हैं? 2। कितना आंसर आया? फटाफट खींचो फोटो, फोटो खींच लो फटाफट। एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का भी तो कराना है यार। जिसका हो गया निकल लो यहाँ, चुपचाप चुपचाप निकल लो जिसका हो गया, शांति के साथ। ठीक बेटा, शांति मिलेगी भी नहीं तुझे। उसके लिए क्या दिमाग की ज़रूरत होती है और उसके लिए लेवल भी चाहिए, दोनों तेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं। नोट कर ले चुपचाप, फोटो खींचो। खींच ली फोटो तुमने? हटा दो में से, सबने खींच ली फोटो? ठीक है। ये क्या बताया मैंने तुम्हें? डिफरेंशिएशन। क्या बताया? डिफरेंशिएशन। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। अरे खींच ली फोटो? फोटो हो गई तुम्हारी, हटा दो वैसे। ठीक है, चलिए एक लिख लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये मैंने शायद पहले भी नहीं बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि डिफरेंशिएशन तो फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत आ जाता है, इंटीग्रेशन में तो लोग पहले से ही तुम्हें बताइए, है ना। चलो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो, मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। देखें, जैसे मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 गामा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ लिखा है 6 4 3, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। ओके, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए 0 से लेकर 1 तक डेल्टा एक्स कंडीशन क्या होगा। ओके, तो पहले समझ लो कि भी हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअली इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्या लिखा हुआ? डेल्टा एक्स, इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर यहाँ लिखा है इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट तभी कर पाओगे जब केवल एक ही जगह एक्स आ रहा हो, या तो एक रो में आ रहा हो या एक कॉलम में आ रहा हो। बेसिकली समीशन वाला फंडा है। कौन सा वाला फंडा है? समीशन वाला फंडा। याद है जो मैंने कराया था प्रॉपर्टी नंबर 5th, ऐड करना नहीं सिखाया था क्या, समीशन, तो वही फंडा है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन लगाना चाहता हूँ तो केवल एक्स की टर्म यहाँ पर है तो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर एक्स की टर्म यहाँ के साथ कहीं और भी होती तो पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 गामा स्क्वायर माइनस 1। आगे बताओ 6 4 3, आगे बोलो 0 से 1 तक एक्स डी एक्स, 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 0 से 1 तक एक्स क्यूब डी एक्स। आगे समझ में कर लोगे सब लोग? क्या मुझे सॉल्व करना आता है ऐसे? कर लोगे? लिखूं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ जाएगी बता देता हूं मैं। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 गामा स्क्वायर माइनस 1। आगे बोलो 6 4 और 3। इस कंडीशन कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा 1/2 1/3 1/4। वैल्यू निकाल लेना, निकाल लोगे सब लोग? इसको सॉल्व कर लेना, मेरे ख्याल से 0 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? कैसे आएगा 0 बताओ? 12 से मल्टीप्लाई कर दो। किसे मल्टीप्लाई कर दो? 12 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया? आ गया ना? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 3, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। समझ में आ गया सबको? इंटीग्रेशन कब लगाओगे बता दो फटाफट। जब एक्स की टर्म 1 में होगी कि 2 में होगी? किसी एक में होगी तो ही आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ये आया cos x 1 0, फिर क्या लिखा हुआ है 0 2 cos x 3, और ये लिखा हुआ है 0 1 और 2 cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, राइट। और आपसे पूछा गया है 0 से लेकर 90 तक डेल्टा एक्स डी एक्स। कितने लोग कर लेंगे? क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन लग जाएगा? आवाज नहीं आ रही। लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी और एक्स यहाँ भी है। या तो एक रो में हो या एक कॉलम में हो, बस। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे? पहले सॉल्व करोगे। तो डेल्टा एक्स निकाल लोगे सब लोग? मान लो कर लोगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, यानी cos 3x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? cos 3x। इंटीग्रेशन कर लोगे आराम से, हो जाएगा इंटीग्रेशन। बताओ क्या आएगा? 0 से π/2 और डेल्टा एक्स की जगह cos 3x। समझ में आ गया? क्लियर है? याद है इसकी ट्रिक बताई थी मैंने? तुम्हें याद नहीं आ रहा?
कॉस 3x का 0 से 90 में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं बताया था, नहीं याद आ रहा? क्या होगा इस कंडीशन? साइन 3x बाय 3 और लिमिट बताओ 0 से 90। आंसर कितना आ रहा है? -1/3। कितना आंसर आएगा? -1/3। कर लोगे इंटीग्रेशन, हो जाएगा। चलो तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले दिन पे हम किसको चालू करेंगे? मैट्रिक्स। मॉड्यूल कर लाना इसका।